नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। आरएसएस अगले साल 100 साल का हो जाएगा, लेकिन खुद को उदारवादी, प्रगतिवादी, गांधीवादी और कांग्रेसवादी कहने वाले लोग अब तक आरएसएस को देखने का सही चश्मा नहीं पहन पाए हैं। लोकसभा के नतीजों के बाद ये लोग इस बात पर खुश हो रहे हैं कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। एक ताजा बयान मैं आपको बताता हूं। बयान है जयराम रमेश का, और उस बयान में जयराम रमेश क्या कहते हैं? 4 जून 2024 के बाद से नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है। उनके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। हर बीतते सप्ताह के साथ इस सरकार की उम्र कम होती जा रही है। जयराम रमेश ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? जयराम रमेश ये बात मोहन भागवत के एक बयान के बाद पहुंचे हैं। मोहन भागवत का बयान क्या था? मोहन भागवत का बयान था कि हम भगवान बनेंगे या नहीं इसका फैसला लोग करेंगे। हमें यह प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। और मोहन भागवत के इस बयान को किस बयान से जोड़ा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है? ये बयान मोहन भागवत के बयान को नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान से जोड़ करके देखने की कोशिश की जा रही है और आरएसएस और मोदी के बीच तनाव की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का वो बयान क्या था? नरेंद्र मोदी का बयान था, पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को जोड़कर देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे, लेकिन मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। मोदी का यह जवाब किस सवाल पे आया था? वो सवाल भी जान लीजिए। वो सवाल था, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, वाकई आप थकते क्यों नहीं? मेरी अपनी निजी राय में प्रधानमंत्री शायद शब्दों का सही चुनाव नहीं कर सके, फ्रेम सही नहीं कर सके, लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे कि वो सारा जो काम कर रहे हैं वो ईश्वरीय प्रेरणा से कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो बायोलॉजिकल और शब्द जोड़ा, उसके बाद उनको नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कहने का एक पूरा ट्रेंड निकला हुआ है। राहुल गांधी का फेवरेट तंज हो गया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बयान को ही निशाना बना करके मोहन भागवत ने वो भगवान वाला बयान दिया है जो अभी मैंने आपको बताया? मोहन भागवत ने जब जून 2024 में चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके थे, उसके ठीक बाद भी एक बयान दिया था जिसको नरेंद्र मोदी के ऊपर मोहन भागवत का अटैक माना जा रहा था। तब मोहन भागवत ने क्या कहा था? मोहन भागवत ने जून 2024 में कहा था, काम करने वाला मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। वो मर्यादा का पालन करता है, कर्म करता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सच्चा सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। तो लोग कहने लगे कि भाई मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को समझा रहे थे, उन पर अटैक कर रहे थे कि जो अपने आप को आप सच्चा सेवक कह रहे थे, अपने आप को सबसे बड़ा कार्य करने वाला बता रहे थे, उस पर मोहन भागवत सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं। तो और इस आधार पर अभी मैंने जयराम रमेश का बयान बताया कि किस तरीके से जो एंटी मोदी कैंप है या मोदी विरोधी राजनीतिक विचारधारा के जो लोग हैं वो ये कहने लगे हैं कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को टारगेट करके बोलना शुरू कर चुके हैं और सरकार की जो
समय सीमा है वो बहुत ही अल्प हो सकती है, क्योंकि आरएसएस खिलाफ में आ गया है। लेकिन आप दर्शकों के समझने का सवाल यह है कि क्या वाकई मोहन भागवत ने मोदी को टारगेट करके कोई बयान दिया, या उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद से, जिसमें बीजेपी अपना बहुमत अपने दम पर नहीं ला सकी, बहुमत से पीछे रह गई, क्या उसके बाद इस तरह के शब्दों को बोलना शुरू किया, इस तरह की शब्दावलियों का, इस तरह की बातों को बोलना शुरू किया, या फिर मोहन भागवत को समझने का नजरिया ही मोदी विरोधियों ने अब देखा है? या मोहन भागवत क्या ऐसे बयान देते रहते हैं? क्या ये उनकी भाषा शैली है जिसको अब अपने मतलब के तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है? तो जरा इसकी एनालिसिस करते हैं, और इसकी एनालिसिस करने के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। मैं आपको 2015 के एक इकोनॉमिक टाइम्स के लेख के बारे में बताना चाहता हूं, और उस लेख का शीर्षक था कैन द अनईजी ट्रूस बिटवीन मोहन भागवत एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी होल्ड। यानी इसका तर्जुमा ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच एक मुश्किल शांति समझौता टिका रहेगा। यानी कि 2015 में ये मीडिया लिखने लगा था कि मोहन भागवत और मोदी के बीच जो है कुछ खटपट तो नहीं होगी, ये जो बातचीत है, ये संबंध बने रहेंगे। यानी 2024 नहीं, 2015 में ही कहा जाने लगा था मोहन भागवत और मोदी के बीच में कुछ खटपट हो सकती है, इस तरह की आशंकाएं आ रही हैं। और 2015 में इकोनॉमिक टाइम्स का वो लेख क्यों आया था? दरअसल उस वक्त दिसंबर 2014 में क्या हुआ था, एक घर वापसी को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, और धर्म जागरण समिति है, आरएसएस से संबद्ध एक संस्था है, और वो घर वापसी को लेकर के, यानी कि जो आरएसएस समझती है कि जो लोग किसी दबाव में या किसी और वजहों से, लालच में बीते कालखंडों में अपना धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बन चुके हैं या अन्य धर्मों में आ चुके हैं, उनको वापस हिंदू फोल्ड में लाया जाए। ये एक घर वापसी की पूरी मुहिम है, और उस घर वापसी की मुहिम का आरएसएस प्रमुख ने, जो उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पर समर्थन किया था। और कोलकाता के एक अधिवेशन में मोहन भागवत ने कहा था कि जो लोग रास्ता भटक गए हैं हम उनको वापस लाएंगे। और इसके बाद बहुत हंगामा मचा, तूफान उठा, और ये लेख दावा कर रहा है इकोनॉमिक टाइम्स का कि इसके बाद सरकार के इमिसरीज ने, उनके सरकार के दूतों ने मोहन भागवत के सामने गुहार लगाई और कहा कि भाई देखिए, सरकार अभी 7-8 महीने पुरानी है और उसमें सरकार सब तरह के विरोधों को झेल जाएगी, लेकिन अगर आरएसएस प्रमुख इस तरह से बातें बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा और सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए मोहन भागवत कुछ ऐसा बयान न दें जिससे सरकार को मुश्किल आए। ये लेख यह भी बता रहा है 2015 का कि कैसे मोदी और भागवत एक दूसरे के साथ संबंध रख रहे हैं, और लेख में वाजपेयी और आरएसएस के समय जो वाजपेयी के समय जो आरएसएस के साथ संबंध थे उसका पूरा लेखा जोखा है, और बता रहा है कि कैसे आरएसएस वाजपेयी की सरकार को डिक्टेट कर रहा था। ये लेख इस बात का दावा करता है। इस लेख से एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2015 से ही मोदी और भागवत के बीच रिफ्ट, दूरी, मतभेद जैसी चीजों को देखने की कोशिश की जा रही थी। ये कोशिश फिजूल की थी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मोदी वर्सेस भागवत ये फेवरेट पास टाइम है मोदी विरोधियों का, ताकि वो ये किसी तरीके से बात स्थापित कर सकें कि आरएसएस की नज़रों में मोदी कमज़ोर हो चुके हैं, और फिर वो एक
रिफ्ट शुरू हो, लड़ाई शुरू हो, झगड़ा शुरू हो और फिर इन लोगों का बात इन लोगों का उल्लू सीधा हो सके। तो यानी कि ये जो चीज़ है 2014 से ही शुरू हो गई, 2015 से ही शुरू हो गई, 2024 में ये कोई नया फेनोमेनन नहीं है। ये बात इकोनॉमिक टाइम्स के लेख से साबित हो रही है। आप लोग उस इकोनॉमिक टाइम्स के लेख को गूगल करके देख भी सकते हैं। 2015 की एक और न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। सितंबर 2015 में मोदी जो है आरएसएस के साथ एक मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे और न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मीटिंग में मोदी का वक्तव्य सिर्फ 15 मिनट का हुआ। मोहन भागवत 45 मिनट बोले और मोदी मोहन भागवत के पहले बोले। यानी कि जो अहमियत है उस मीटिंग में मोहन भागवत को ज़्यादा मिली। लोग ये नहीं समझते हैं कि विचार परिवार में अभिभावक मोहन भागवत हैं इसलिए उनको अहमियत मिली होगी, लेकिन ये बात ये बताने की कोशिश होगी कि भाई जो समझने वाले हैं, जो दूसरे तरीके से दूसरे चश्मे से देखते हैं, वो ये कहेंगे कि मोहन भागवत ज़्यादा पावरफुल थे। और उस मीटिंग में मोदी ने कहा था, मोदी का जो वक्तव्य था, मोदी का जो बयान था वो ये था कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आरएसएस के सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आज का माहौल होता तो इस घटना को कैसे इंटरप्रेट किया जाता? हो सकता है कि जयराम रमेश ये लेख लिख रहे होते कि आरएसएस ने मोदी की हैसियत बताई और मोदी को भी समझ में आ गया कि मोदी है तो मुमकिन है नहीं, आरएसएस है तो मुमकिन है। चलिए अब आपको 2017 का भी भागवत का एक बयान सुनवाता हूं। सुलभ इंटरनेशनल के बिंदेश्वरी पाठक ने एक कॉफी टेबल बुक लिखी थी नरेंद्र मोदी पर, उसका विमोचन मोहन भागवत ने किया था और उस विमोचन के मौके पर मोहन भागवत ने कहा था कि हमारे समाज की एक समस्या है, हम अपना काम कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे छोड़ देते हैं और समाज ने अब एक कॉन्ट्रैक्टर नरेंद्र मोदी के रूप में ढूंढ लिया है। लेकिन खतरा ये है कि लोग अपना काम उस कॉन्ट्रैक्टर यानी नरेंद्र मोदी के सिर पर छोड़ करके सोने चले जाएंगे। अब आज का माहौल होता तो पवन खेड़ा क्या कहते? पवन खेड़ा यही कहते कि देखो मोहन भागवत घुमा फिरा करके कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से ना हो पाएगा, नरेंद्र मोदी पर भरोसा ना करो। ठीक है, अब मैं आपको 15 जनवरी 2023 का नेशनल हेराल्ड का एक लेख बताता हूं। नेशनल हेराल्ड कौन सा अखबार है? नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का माउथ पीस है और 15 जनवरी 2023 को इस लेख में नेशनल हेराल्ड लिखता है, इज मोहन भागवत द वीकेस्ट आरएसएस चीफ एवर? क्या मोहन भागवत इतिहास के सबसे कमजोर आरएसएस प्रमुख हैं? इस लेख में लिखा हुआ है कि मोदीज पॉलिटिक्स हैज रिड्यूस्ड भागवत टू ए मेयर फिगर हेड and for the first time in almost 100 years history the RSS doesn't know how to tame one of its कार्यकर्तास। यानी कि लेख कह रहा है कि 100 साल के इतिहास में आरएसएस के पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरएसएस प्रमुख को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने एक कार्यकर्ता को कैसे वश में करें, कैसे उस पर लगाम लगाएं। और ये इस लेख में एक महाराष्ट्र के वेटरन लीडर हैं धोते साहब ने एक बयान दिया था कि विपक्ष के नेताओं के पास मोदी की काट नहीं है, सिर्फ आरएसएस ही उन्हें अनपैक कर सकता है, यानी उनकी पॉलिटिक्स को ख़त्म कर सकता है। तो पूरा लेख जो था नेशनल हेराल्ड का वो इस बात को काउंटर कर रहा था कि मोहन भागवत तो कमज़ोर हैं और नरेंद्र मोदी की काट उनके पास नहीं है। मैं पूछता हूं कि भाई गजब है, कभी आप कहते हैं मोदी मजबूत हैं, कभी आप कहते हैं भागवत मजबूत हैं।
भाई एक बात समझिए, आज की डेट में क्या है, आज की डेट में बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, फिर भी सरकार तो मोदी ही चला रहे हैं ना। और अगर मोहन भागवत वीकेस्ट आरएसएस चीफ हैं तो सडनली चुनाव के बाद वो इतने स्ट्रांग हो गए कि मोदी को काबू में करने की शक्ति उनमें आ गई। और आप इस बात को समझिए, आज की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति क्या है, आज की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है कि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए नीतीश नायडू, यहां तक कि चिराग पासवान जैसे नेताओं की जरूरत है, जिनके पास साइजेबल मुस्लिम वोट बैंक है। तो फिर ये बात एक तरीके से विरोधाभास हुआ ना, जो जयराम रमेश कह रहे हैं, और कि मोहन भागवत का बयान नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए है, उनको काबू में करने के लिए है। रिफ्ट है सरकार के दिन, बस कुछ दिन के रह गए हैं। मजे की एक बात और है, एक और बात और कही जाती है कि आरएसएस अब कमजोर हो चुके मोदी पर हावी होना चाहता है। अरे भैया, आरएसएस मोदी पर हावी होकर के क्या करेगा? क्या कोई जमीन जायदाद उनको आपस में लिखवानी है? बात तो सिर्फ विचारधारा की है, मुद्दों की है। आरएसएस का लक्ष्य क्या है? अपने मुद्दे, अपनी विचारधारा को प्राथमिकता देना, अपना जो वो कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण करते हैं, उस राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाना। 2024 चुनाव के पहले बीजेपी के पास, मोदी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि वो आरएसएस की विचारधारा को, उसके मुद्दों को प्राथमिकता ना दे। लेकिन 2024 के बाद तो एक एक्सक्यूज है ना। अगर आरएसएस अपनी किसी बात को लेकर के अड़ता है तो फिर बीजेपी कह सकती है, सरकार कह सकती है, मोदी कह सकते हैं कि हम क्या करें, हम तो कोalition पॉलिटिक्स चला रहे हैं, हमारे सामने मजबूरी है नीतीश की, हमारे सामने मजबूरी है नायडू की, हमारे सामने मजबूरी है चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, तमाम तरह की बातें कह सकते हैं। मतलब अब उनके पास एक्सक्यूज आ गया है, पहले एक्सक्यूज नहीं है, नहीं था। तो 100 की सीधी एक बात क्या है? 100 की सीधी एक बात है कि 4 जून 2024 के बाद मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच कोई समीकरण बदल गया है। ये बात स्वीकार करना सिर्फ कपोल कल्पना है और कुछ नहीं है। मोहन भागवत आरएसएस को लीड करते हैं, बीजेपी उसके वैचारिक संगठनों में एक है, और मोहन भागवत आरएसएस की भाषा शैली में ढले हुए महाराष्ट्रियन हैं और उनकी हिंदी को राजनीतिक नजरिए से देखकर कुछ कुछ सूंघने की कोशिश करने वाले सिर्फ और सिर्फ निराश ही होंगे। और हां, एक बात और है, मोहन भागवत आरएसएस को लीड करते हैं, बीजेपी उसके वैचारिक संगठनों में से एक है, और मोहन भागवत आरएसएस की भाषा शैली में ढले हुए महाराष्ट्रियन हैं। उनकी हिंदी को अपने राजनीतिक नजरिए से देखकर कुछ कुछ सूंघने की कोशिश करने वाले निराश ही होंगे। और हां, एक बात और है, रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई इस बार जनवरी 2024 में, तो जो नरेंद्र मोदी के बाद या समकक्ष कह लीजिए, जो सबसे शक्तिशाली चेहरा वहां पर मौजूद था, वो थे मोहन भागवत। यानी न चुनाव के पहले कुछ बदला था, न चुनाव के बाद कुछ बदला है। और जो लोग कह रहे हैं कि अब मोहन भागवत मोदी को टारगेट कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने मन में एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो ठीक है, पकाते रहें, खुश रहने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, और इससे ज़्यादा कुछ कहा और किया नहीं जा सकता है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आप अपना कमेंट बेशक करें। और मुझे लगता है कि अगर आपके कमेंट पर मुझे अपनी टिप्पणी देनी चाहिए, आप सहमत हैं या समर्थन करते हैं, दोनों स्थितियों में अगर आपके कमेंट पर मुझे कोई इंटरेक्शन करने का की वजह दिखी तो मैं ज़रूर उस पर आपसे बातचीत करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।